नमस्कार दोस्तों श्री कृष्ण गुरुकुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। एथिक्स सीरीज वीडियो का ये पार्ट 7 है और इसमें क्वेश्चन 8 और उसका आंसर है। इसमें बोनस पेज है फैक्ट्स अबाउट इंसेक्ट्स और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एग्जाम में आपके लिए बहुत आसान होगा। आप एक टाइम डिसाइड कीजिए कि कितने समय में कितना आंसर लिखना है, कितने शब्द में लिखना है, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन और उसका आंसर कैसा है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिटिकली असेस द बैरियर्स इन ह्यूमन एक्ट। यानी हमारा जो एक्शंस है उसके बैरियर यानी प्रतिबंधक क्या क्या हो सकते हैं। आइए देखते हैं आंसर। इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ए ह्यूमन एक्ट द इंडिविजुअल माइट एनकाउंटर सर्टन ऑब्स्टैकल्स। बाधाएं फेस कर सकते हैं हम लोग, which though may not nullify the human act and make it involuntary, but they may reduce the barriers or culpability of the individual, thereby making him less responsible for the particular act. हम जो काम कर रहे हैं उसका जो असर है, यानी शुरू करते हैं हम कुछ कार्य करते हैं, प्रभाव कुछ पड़ता है। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के बीच क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। काम को शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आप सुबह जल्दी उठिए, आप बोलेंगे मैं रात को जल्दी सोता हूँ तो जल्दी उठ सकता हूँ, अगर जल्दी नहीं सोता हूँ तो देर हो जाता है। ये एक फैक्टर भी हो सकता है। अगर आपका कुछ स्ट्रेस है, खाने पीने में कुछ प्रॉब्लम है, इन सेडेंटरी लाइफ सेटिंग है, तो भी ये कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं एक काम करने के लिए और उसका रिजल्ट पाने के लिए। तो हियर वी पुट सम ऑफ द मेन बैरियर्स which might affect either the individual or the votive constituent or both together of the human action. Okay, let's see what are the important barriers in human act. So first barrier is ignorance, agyanta. This is to a great extent affects the intellectual dimension of human act. It is elucidated as a lack of adequate knowledge in an individual with regard to the nature or moral quality of an act one is performing or proposes to perform. Ignorance is mainly of two categories, invincible ignorance and vincible ignorance. The former is explained as that ignorance which cannot be dispelled by reasonable diligence. A prudent individual would be expected to exercise in a given situation. Such ignorance almost renders as the act performed as involuntary, and consequently the individual may not be imputable for the act, for what is unknown cannot be object of volition. That means former one, invincible ignorance, जो हमारे जानकारी से नहीं होता है, यानी अज्ञानता वशतः होता है, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण से होता है, लेकिन वो हो जाता है, जानबूझकर नहीं करते हैं। जैसे कि आप चलते-चलते किसी चींटी के ऊपर पैर रख दिए, वो चींटी मर गया, यही है। और दूसरा है विंसिबल इग्नोरेंस, जो कि जानबूझकर। ऑन द अदर हैंड, विंसिबल इग्नोरेंस इज दैट व्हाट व्हिच कुड बी एलिमिनेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रीजनेबल डिलिजेंस। यानी हमारा ज्ञान के अभाव के कारण से होता है और कमी के कारण से होता है। कभी कभार भी ये सोच सकते हैं कि आप जानबूझकर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जो कि हमारा ज्ञान के कारण हम इसको दूर कर सकते हैं। सही जानकारी के वजह से ये सारे चीज हम इनको क्लियर कर सकते हैं, है ना। हियर द एजेंट हैज नॉट पुट इट इन एनफ एफर्ट to gain required knowledge, and as such
the concerned person is culpable or imputable for the act performed. यानी जो दोषी है वो दोषी ही रहता है, क्योंकि कुछ कारण के वजह से या फिर अपने ही चेष्टा की कमी के वजह से वो जानकारी की कमी उसके अंदर होता है, इसीलिए वो काम ठीक से नहीं करता है। ठीक है। However, the degree of immutability depends on the extent of individual's capable negligence. कभी कभार negligence की वजह से भी, अवहेलना की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम अगर केयरलेस रहेंगे किस चीज़ों के प्रति, तो उस चीज़ हमेशा गलत ही होगा या फिर रिजल्ट की कमी ही होगी। तो ये थे इग्नोरेंस के वजह से क्या क्या बैरियर हो सकता है। जो इम्पोर्टेंट बैरियर है वो इग्नोरेंस ही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या बैरियर है। Fear is the second barrier in this case. It is defined as the shrinking back of the mind on account of an impending evil considered to be difficult to avoid or even impossible at times. Fear may be grave or mild according to whether it is caused by a grave evil, whose avoidance is rather difficult, if not impossible, or only by a mild evil which can be easily avoided. Fear is characterized as highly grave when it exercises great deterrence on an average person. Example, fear of killing. Fear is relatively grave when threatened. Evil is generally considered as objectively slight, but it scares a particular person subjectively depending on the person's emotional disposition. सो अगर भय होगा किसी काम करने में, तो आप पीछे हट जाएंगे। इसका मतलब यही है कि कोई भी काम आप अगर आप कर रहे हैं, उसके परिणाम से, या फिर लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर मैं करूंगा तो कुछ गलत तो नहीं होगा, अपने अंदर की आवाज अगर डरावना होगा, तो आप हर चीज करने में अगर डर जाएंगे, तो ये एक मुख्य कारण हो सकता है, एक ऑब्स्टेकल हो सकता है किसी भी काम करने के लिए। मैं तो कहूंगा कि यही मेन ऑब्स्टेकल है। लेकिन वो कहते हैं कि डर के आगे जीत है, यानी इफ यू वांट टू किल फियर, यू हैव टू मूव विथ करेज। सो इट स्कैर्स पर्टिकुलर पर्सन सब्जेक्टिवली डिपेंडिंग ऑन द पर्सनस इमोशनल डिस्पोजिशन। अगर आप बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे, आपको हमेशा डर सताएगा। फियर हैम्पर्स द यूज ऑफ रीजन, एज सच destroys voluntariness. Fear in general does not fully destroy the voluntariness of action, but merely reduces its gradation and, as such, usually lessens its culpability. Only in extreme cases, when the highly grave fear totally impairs the two constitutive elements, the act done out of fear may be regarded as involuntary. डर से अगर कोई काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका काम अच्छी तरह से नहीं होगा, गड़बड़ी जरूर होगी, घबरा जाएंगे आप, और आपका जो कंप्लीट पोटेंशियल है उसको आप दे नहीं पाएंगे। तो ये था मेन ऑब्स्टेकल, जो मेरी समझ से जो फियर है वो सारे ऑब्स्टेकल का जड़ है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या बैरियर है। पैशन, इट इज ऑफन connoted as a powerful or compelling emotion or feeling. For instance, an experience of strong hate or sexual desire. Passion is said to be a strong tendency towards the possession of something good or towards the avoidance of something evil. पैशन एंड प्रोफेशन दोनों अलग अलग है, कभी एक भी हो सकते हैं, लेकिन पैशन मीन्स आपके अंदर की जो वासना है, यानी किसी भी चीज करने के लिए आपका दिल और दिमाग जब एक हो जाते हैं, कुछ करने के लिए आप सोचते नहीं, नशा, वही पैशन है। अगर पैशन आपके अंदर रहेगा और वो बुरा है, तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। या फिर अगर पैशन को आप किसी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे,
कोई भी काम अगर कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका हॉबी वो नहीं है, तब भी वो पैशन आपके लिए एक अवॉइडेंस की तरह, एक ऑब्स्टेकल की तरह खड़ा हो सकता है। द मोर द इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, द लेस द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव डेलिब्रेशन. Thus, passion is considered as an obstacle of human act. One can enumerate two many main kinds of passions: antecedent and consequent. The former refers to the passion elicited without the consent of the will. इच्छा के अनुसार ना होकर वह एंटीसीडेंट, यानी कोई भी काम आपकी इच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी अपने हैबिचुअल एक्टिविटी के तौर तरीके के अनुसार आप उसे कर रहे हैं, तो वो है एंटीसीडेंट. Here the person might not be fully responsible for the passion. पूरा मन नहीं है, पूरा मन नहीं लग रहा है, लेकिन अभ्यास के बस में होकर आप उसे कर रहे हैं. जान रहे हैं कि ये गलत है, फिर भी, जैसे कि किसी नशे के एडिक्टेड होना, शराब पीना, ये सारे चीज. As such, the culpability is much less, if not fully absent. Consequent passion is passion which is within the control of the will. Consequent passion वो है जो आपके सोच के अंतर्गत है, इच्छा के अनुसार है. Therefore, the agent is responsible for the arousal of the passion and as such imputable for the act. आप सोच समझकर अपने श्रद्धा के अनुसार, आग्रह के अनुसार वो काम कर रहे हैं. जैसे कि कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, गा रहा है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, वो आपका पैशन है. उस वक्त अगर कोई और ऑब्स्टेकल हो भी, लेकिन आपका पैशन जो है, आपका दिमाग, दिल और दिमाग दोनों एक होकर जो बोल रहे हैं आपको, वो अगर स्ट्रांग होगा तो आप वो काम आसानी से कर पाएंगे. लेकिन अगर वो एंटीसीडेंट पैशन हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत खड़ा कर सकता है. ठीक है. एंड हैबिट इज द नेक्स्ट बैरियर. लेट्स सी हाउ हैबिट रूल्स आवर एक्ट्स. Habit is an acquired tendency for doing something as a result of a repeated practice. जो चीज आप कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपके खून खून में, रग रग में भर जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा. मे बी वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी. जैसे कि हम पहले पहले साइकिल चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब चढ़ गए और ब्रेक बैलेंस करना, उसका पेडल दबाना, सारे चीज शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट हो रहे थे, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस हो गया, ऑटोमेटिक हो गया. इधर उधर देखकर भी, हाथ छोड़कर भी कई लोग साइकिल चला पाते हैं. ये प्रैक्टिस, वही प्रैक्टिस बार बार करने से वो हैबिट में कन्वर्टेड हो जाता है. डिपेंडिंग वेदर इट वाज imbibed with consent of a person or without. Habits usually do not render an act non-human because though they exert certain coercion, they can be overcome by committed effort. अगर कोई चीज आपकी हैबिट के अंतर्गत है और वो खराब है, तो आप कोशिश करेंगे तो वो परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि ये जेनेटिक नहीं है और ये कंजेनिटल भी नहीं है. As such, immutability of acts from habit increases or decreases depending upon the effort exerted. Okay, so habit is the very precious dimension of different kinds of barriers. Uh, it is at the grassroots level of your thoughts, your works. So this is all about the different types of barriers and about the question uh, barriers in human acts. Let's see what is on the bonus page for you people. So the bonus page is on insects, different crazy facts about insects. Include ants, bees, flies, beetles, much more. 3-segment head, thorax, and abdomen they have, and a hard exoskeleton. They also have a pair of antennae, compound eyes, and 3 pairs of joint legs. I'm giving you 20 facts regarding insects. Number 1, insects are the most successful creatures because of their high reproduction ability. Number 2,
Beetles are the most biodiverse group of creatures. Number 3, there are 10 quadrillion ants on the planet at any given moment. 4, insects are on every continent. They are available everywhere, irrespective of the environment, temperature, anything. Number 5, insects are landlubbers. Number 6, insects breathe through their sides. Number 7, insects have an open circulatory system. Number 8, insects were among the first animals dating back to 400 million years. Number 9, the largest insect ever known was the ancient dragonfly. Number 10, today's heftiest insect is found in New Zealand. Number 11, insects have compound eyes. 12, a number of insects have a bonus eye, extra eye. Number 13, the Hybometra henei waiti housefly can fly up to 90 million miles per hour. Uh, 14, most insects only live for a few days or weeks as reproducing adults. Number 15, termite queens can produce 6,000 to 7,000 eggs in a single day. Number 16, the meadow froghopper insect can jump more than 100 times its height, about 28 inches. Number 17, a dung beetle can pull 1,141 times its own body weight. Number 18, the male Indian stick insect, Necroscia sparasex, has the highest record of latching onto its female mate for 79 days. Number 19, insects have ears all over the place. Number 12, number 20, all bugs are insects, but not all insects are bugs. So this is about the bonus page regarding the features and facts about insects. So thank you very much for watching this video, and let's like, share and comment on it. And please subscribe my channel Srikrishna Gurukul. Thank you.